सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 और हिंदी कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग व्याकरण का भाग समास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज द्वंद्व समास और द्विगु समास दोनों पढ़ाऊंगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और समास जो 6 प्रकार के होते हैं उसमें से ये दोनों ही सबसे सरल समास हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर ये समास आपको दिलवा सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरे लोगों के पास भी भेजते रहिए जिससे वे भी उसका लाभ ले सके। धन्यवाद। शुरू करते हैं विद्यार्थियों। समास हमारे हिंदी में प्रयोग होता है और यह कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। समास व्याकरण में हमको 2 से 3 नंबर दिला सकता है, और जितना ही मैं बता रहा हूँ हिंदी में आपका व्याकरण मजबूत होगा, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि व्याकरण में आपके नंबर कटते नहीं हैं, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता है। तो देखिए समास की परिभाषा क्या है कि समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि। अर्थात 2 सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो, उन दोनों शब्द को एक कर दिया जाता है और उस बड़े शब्द को छोटा कर दिया जाता है। जब शब्द एक हो जाता है तो वह छोटा हो जाता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब एक शब्द हो जाता है तो उसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं, और जब उसको हम अलग करते हैं, फिर से अलग करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए घुड़सवार क्या है? समस्त पद है। अब घुड़सवार का अर्थ हम समास विग्रह करेंगे, जब इसको अलग करेंगे तो घोड़े पर सवार, तो यह समास विग्रह कहलाएगा। घुड़सवार सामासिक पद या समस्त पद, और घोड़े पर सवार समास विग्रह कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ समझने वाली ये बात है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं 2 ही समास पढ़ाऊँगा, द्विगु और द्वंद्व समास, जो कि समास के सबसे सरल ये भाग हैं। इसलिए मैं पहले सरल से शुरू कर रहा हूँ। तो आज आप लोग द्विगु और द्वंद्व समास समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें द्विगु समास पहला है। द्विगु समास, ध्यान दीजिए, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। जैसे उत्तर पद और पूर्व पद, जो हमारा शब्द होता है, जब समासिक पद रहता है तो उसमें 2 भाग होते हैं। पूर्व पद अर्थात पहला पद, और उत्तर पद अर्थात बाद का पद, अर्थात पहला शब्द और बाद का शब्द। तो द्विगु समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, आगे वाला पद प्रधान होता है, और पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, अर्थात उसमें संख्या रहता है। देखिए, जैसे चौराहा से क्या हमें समझ में आ रहा है कि अर्थात 4, और मुख्य हमारा क्या है? देखिए, 4 राहों का समूह। जब हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 4 राहों का समूह। पहला पद क्या आ रहा है इसमें? पूर्व पद क्या आ रहा है? अर्थात संख्यावाची, और राह अर्थात रास्ता। तो ऐसा जहाँ पर कि 4 रास्तों का समूह होता है, जहाँ पर कि चारों तरफ हम जा सकते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। इसमें आ गया सबसे द्विगु समास पहचानने का सबसे बड़ा यही है कि उसमें पहला पद क्या होगा? पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। आगे देखिए, त्रिवेणी है। त्रिवेणी अर्थात पूर्व पद पहला पद, और वेणी अर्थात त्रि अर्थात 3, तो 3 वेणियों का समाहार। समझ में आ रहा है कि वेणी अलग हो गया और त्रि अलग। त्रि हो गया पूर्व पद और वेणी हो गया उत्तर पद। तो त्रि से हमें संख्या मिल गया, तो इस सीधा हमें समझ में आ गया कि यह क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि पूर्व पद इसमें क्या है? संख्यावाची है।
तो 3 बेड़ियों का समाहार। आगे देखिए नवरत्न, नौ अलग कर दीजिए और रत्न अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नौ मतलब संख्यावाची हो गया और रत्न, तो नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, अर्थात नौ हो गया हमारा पूर्व पद और रत्न हो गया उत्तर पद। फिर देखिए त्रिफला, त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह, ऐसा फल जो 3 फलों का समूह होता है। देखिए इसमें समूह और समाहार आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। तो समूह का मतलब होता है कि जो तीन मिला दिया जाता है, अलग अलग वस्तुएं होती हैं लेकिन उन्हें एक कहा जाता है। और समाहार का मतलब होता है कि तीनों वस्तुएं अलग अलग रहती हैं लेकिन वो क्या होते हैं? एक में ही रहते हैं। जैसे हमारा तिरंगा है तो 3 कलर होते हैं लेकिन वस्तु एक ही कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरंगा। और त्रिफला में क्या है कि 3 वस्तुएं हैं, 3 फल हैं, इसलिए उसे त्रिफला कहा जा रहा है लेकिन उसका समूह बनता है, तीनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह। देखिए यहाँ बस यही हमें पकड़ना है कि संख्यावाची है कि नहीं। पूर्व पद क्या है? सत, सत मतलब 7, सही, सही मतलब 100, 700 दोहों का समूह। सप्त धान्य अर्थात 7 धान्यों का समूह। 4 पाई या चौपाया, 4 मतलब 4 और पाई मतलब पाँव का समूह। यहाँ देखिए समूह दिखा रहा है कि 4 हमारा जो चौपाई है उसके 4 भाग हैं, 4 चौपाइयाँ हैं और चारों मिलकर एक समूह बनाते हैं तो हमारा चौपाई बनता है, लेकिन चारों का अलग अलग अस्तित्व रहता है। फिर अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब देखिए कहा जाता है सप्ताह लेकिन प्रत्येक दिन अलग अलग होता है इसलिए उसको समूह कहते हैं। हर दिन अलग होता है लेकिन जब सप्ताह कहते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए एक सप्ताह का समूह हो जाए। तो सप्ताह 7 पहले ही आ जा रहा है संख्यावाची। हम पूर्व पद हमारा संख्या मिल गया, इसका मतलब सीधा है कि द्विगु समास है। 7 दिनों का समूह। 12 मासा अर्थात 12 महीनों का समूह। 12 महीने होता है जिसको हम लोग 12 मासा कहते हैं अपनी भाषा में। फिर देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह जिसके 4 भुजाएं होती हैं लेकिन चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं, चारों का कार्य अलग अलग होता है। देखिए दोपहर, 2 पहरों का समाहार। दोपहर अर्थात क्या होता है कि 2 पहरों का, जब दोपहर होता है तो उसको 2 पहर कहते हैं, अलग अलग पहर होता है। पंचतंत्र, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। पंच पल्लव, देखिए सब में आ रहा है संख्यावाची, 5 पल्लवों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। 2 राहा, 2 राहों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए कि 7 ऋषि हैं, उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है लेकिन ऋषि सब अलग अलग हैं इसलिए उन्हें। फिर देखिए 9 ग्रह, ग्रह अलग अलग हैं लेकिन उन्हें एक कर दिया गया, 9 ग्रह के नाम से उन्हें प्रसिद्ध कर दिया गया इसलिए 9 ग्रहों का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। तो आप लोगों को द्विगु समास समझ में आ गया होगा। अब इससे भी सरल है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद अर्थात पहला पद और उत्तर पद, जिस समस्त पद में दोनों पद, पूर्व पद था उत्तर पद, समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अर्थात पहला पद और दूसरा पद दोनों ही समान हो, दोनों एक के बराबर हो, उसमें कोई अंतर न हो। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात जो हमारा अव्यय होता है जो 2 शब्दों को जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है। जैसे खट्टा मीठा, अब खट्टा और मीठा और क्या है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, उसको हम हटा देते हैं। अभी देखिए जैसे खट्टा मीठा, खट्टा मीठा हमारा क्या है, इसमें समस्त पद है, सामासिक पद है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तब इसमें समुच्चय बोधक अव्यय को लाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि गुण समस्त पद का है गुण दोष, विग्रह क्या होगा गुण और दोष। ध्यान दीजिए कि हमेशा डैश रहेगा, वो हमारा द्वंद्व समास होगा। खरा खोटा, खरा और खोटा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। दाल रोटी, देखिए दोनों का महत्व है, पूर्व पद है दाल और उत्तर पद है रोटी, तो दाल और रोटी दोनों का महत्व है। जल थल, जल और थल। अपना पराया, अपना और पराया। अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हानि लाभ, हानि और लाभ। नदी नाले, नदी और नाले। उत्थान पतन। आप इसमें देखिए देख भी रहे हैं कि कौन सा समास हमारा किस साल आया हुआ है, उत्थान और पतन। पति पत्नी, पति और पत्नी। माता पिता, माता और पिता। चराचर, चर और अचर। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। देश विदेश, देश और विदेश। आचार विचार, आचार और विचार। आना जाना, आना और जाना। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। शुभा शुभ, शुभ और अशुभ। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह द्वंद्व और द्विगु समास आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।